तो देखिए इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जैसे अतलघुत्री, दीर्घोत्री तथा आंगिक प्रश्न लिए गए हैं। और देखिए यदि आप चाहते हैं कि पेपर में प्रश्न 100% फंसे तो उसके लिए आपको और भी वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, जो कि उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खिंचाव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्रों का खिंचाव कहते हैं, जिसे किलोग्राम या कुंटल में मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है अभिकर्षण रेखा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह प्रतिरोध केंद्र तथा खिंचाव केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। फिर अगला प्रश्न है इकाई खिंचाव का सूत्र लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र होता है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे भूमि का प्रतिरोध। मैस्टन हल का कुल खिंचाव 90 किलोग्राम है। मर्दा प्रतिरोध 0.50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है तो कोण की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन चैप्टर 4 से लिया गया है, जिसके आंकिक प्रश्नों को हल करना हम सीख चुके हैं। तो देखिए सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है 90 किलोग्राम और मर्दा प्रतिरोध भी दिया हुआ है। जो चाल दी हुई है वह दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और कोण की गहराई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोण की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है कोण की चौड़ाई और गुणे गहराई, और चूंकि यहाँ पर देखिए कुल खिंचाव दिया हुआ है तो जो कुल खिंचाव होता है तो कुल खिंचाव बराबर क्या होता है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो चूंकि हमारे सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है इसलिए हम कुल खिंचाव वाला यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। चूंकि हमारे पास कुल खिंचाव दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 90 किलोग्राम, तो हम इस कुल खिंचाव की जगह पर लिखेंगे 90 किलोग्राम बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हमारे सवाल में दिया नहीं है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण की चौड़ाई गुणे गहराई, क्योंकि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण की चौड़ाई गुणे गहराई। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो मर्दा प्रतिरोध भी हमारे सवाल में दिया हुआ है जो कि है 0.50। तो देखिए चूंकि हमें कोण की ज्ञात करनी है और जो यहाँ पर यह गहराई और 0.50 है इसको उठाकर हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा सिर्फ कोण की चौड़ाई। तो इधर 90 तो पहले से है और गहराई इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गहराई और गहराई का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हम इस गहराई की जगह पर लिख सकते हैं 12 और गुणे में है यह भी इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50। तो कोण की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई है 15 के बराबर, तो कोण की चौड़ाई आ गई है 15 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? या यह प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है खेत में सिंचाई के पानी की माप की इकाई लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी बराबर 1 लाख लीटर या 100 क्यूबिक मीटर, और जो पानी की माप की इकाई होती है वह होती है हेक्टेयर सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है सेक्शन लिफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो जो सेक्शन लिफ्ट होती है यह पानी उठाने का यंत्र होता है। अश्व शक्ति की गणना के लिए सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो हम अश्व शक्ति की गणना के लिए सूत्र लिखेंगे जो कि यह होता है कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500। फिर कहा जा रहा है कि गणना कीजिए कि मिट्टी पलट हल चिकनी मिट्टी में जहां खिंचाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किलोग्राम है, 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाता है को खींचने में कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा गया है अश्व शक्ति की गणना के लिए, तो पहले तो हम सूत्र लिख दें। तो अश्व शक्ति को हम हॉर्स पावर भी कहते हैं और हॉर्स पावर को शॉर्ट में हम HP भी कहते हैं। तो HP बराबर क्या हो जाएगा कुल खिंचाव। तो जो यह कुल खिंचाव है यह किलोग्राम में होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें केजी में और गुणे चाल, जो चाल होनी चाहिए वह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए और बटे में 4500। तो यह हुआ अश्व शक्ति का सूत्र
अब सवाल करते हैं। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब हमें एचपी ही ज्ञात करना है। तो एचपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल खिंचाव होना चाहिए और फिर इसकी चाल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चाल तो हमारे पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जरूरत है हमें कुल खिंचाव की। तो कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध होना चाहिए। जब दोनों की गुणा करा देंगे तो संपूर्ण खिंचाव निकल आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे सवाल में मर्दा प्रतिरोध तो दिया नहीं है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग ना करके हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में हमारे पास प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव दिया हुआ है और कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो संपूर्ण खिंचाव ज्ञात कर लें, अर्थात कुल खिंचाव ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे इसलिए कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव। तो कुल खिंचाव क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव गुणे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि जहां खिंचाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किलोग्राम है तो यह हो जाएगा 2, फिर गुणा होता है तो गुणा कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास नहीं दिया है। तब हम कैसे पता करेंगे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर। ठीक है, तो कोण की गहराई और चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है और इसकी गहराई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 15 और 10 की यदि हम गुणा करा दें तो यह बन जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो यह 2 है यह है प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव और कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जगह पर लिखा है 15 गुणा 10। तो अब इन तीनों की गुणा कराकर हम कुल खिंचाव पता कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 की गुणा 10 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 300। ठीक है, तो चूंकि यह कुल खिंचाव है तो कुल खिंचाव का मात्रक रखेंगे किलोग्राम। तो एचपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास अब चाल होनी चाहिए। तो चाल हमारे पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चूंकि जो सूत्र में चाल होती है वह मीटर प्रति मिनट में होती है, इसलिए जो यहाँ पर यह किलोमीटर प्रति घंटा है इसे पहले हमें मीटर प्रति मिनट बनाना होगा। तो लिखेंगे इसलिए अश्व शक्ति एचपी बराबर। ठीक है, अश्व शक्ति को हम एचपी कहते हैं। तो एचपी बराबर अब यह सूत्र लगा लें, कुल खिंचाव किलोग्राम में, जो कि कुल खिंचाव हमारा किलोग्राम में ही आया है, जो कि है 300, फिर गुणे चाल। तो चाल है कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमें मीटर प्रति मिनट बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम इस 3 को 1000 से गुणा कराकर इस किलोमीटर की जगह पर मीटर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब 3 को 1000 से गुणा कराएंगे तो जो यह 3 किलोमीटर था अब यह मीटर बन जाएगा और बटे में है घंटा, जिसे हमें बनाना है मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए बटे में कर दें 60, तो यह बन जाएगा घंटा की जगह पर मिनट। तो इस चाल की जगह पर हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रखना है, हमें यह रखना है मीटर प्रति मिनट, अर्थात यह हो जाएगा 3 गुणा 1000 और बटे में रखेंगे 60 और बटे में देखिए 4500 ऑलरेडी होता है, तो बटे में कर दें 4500। तो अब इसे काट पीट लें, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा 1। ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर देखिए 3 अक्कम 3 और 15 तिया 45, 3 से यह भी कट जाएगी। ठीक है, फिर इस 3 से यह 15 फिर कट जाएगा, तो 3 अक्कम 3, 3 पचे 15, फिर इस 5 से यह 100 कट जाएगा, तो 5 अक्कम 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, फिर चाहें तो 2 से काट सकते हैं, यह 6 भी 2 से कट जाएगा, 20 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 दशमलव 20 और 2 तिहाई 6, तो सब कुछ कट गया, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 3, तो यह हो जाएगा 10/3। तो चूंकि यह अश्व शक्ति आया है और अश्व शक्ति का मात्रक रखेंगे हॉर्स पावर अर्थात एचपी। ठीक है, इसका मात्रक एचपी ही रहेगा और चाहे तो इसको दशमलव में ला सकते हैं, अर्थात 3 से हमें 10 में भाग कराना होगा, अर्थात यह आ जाएगा 3.33 एचपी, अतः 10/3 या 3.33 एचपी, यही हो जाएगा हमारा
आंसर। फिर अगला प्रश्न है खुले इम्पायलर का चित्र बनाइए। तो यह है खुले एम्पायर का चित्र। फिर अगला प्रश्न है कृषि यंत्रों का खिंचाव नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायनोमीटर। हल की कार्य क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले कार्य क्षमता की परिभाषा लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 3 हल तल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल से जिसे 100 मीटर प्रति मिनट की दर से खींचा जा रहा है 30 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 15 सेंटीमीटर गहरी कूंड बनाता है। 10 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है यदि घूमने में 10% समय नष्ट होता है। तो इसमें देखिए जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है और सूत्र में यहाँ पर जो चाल रखी जाती है वह किलोमीटर प्रति घंटा में रखी जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह चाल 100 मीटर प्रति मिनट दी हुई है इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। तो आंकिक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखे कह रहा है कि 3 हलतल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल, मतलब जो हल है उसमें 3 फल लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 3 हलतल वाले, जिसमें जो एक कोण बन रहा है वह 30 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा कोण बन रहा है। इसका मतलब जो W होगा वह कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 फाल हैं और एक फाल 30 सेंटीमीटर चौड़ा कोण बनाता है। तो हम 3 में 30 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं कि जो हल है उस हल की कुल चौड़ाई कितनी है। तो यह हो जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर का हलतल है। और जो चाल दी हुई है तो चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश दिया हुआ है 100 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए 46 से पहले जितने भी सवाल थे उसमें जो चाल यश दी हुई थी वह किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी, जबकि यहाँ पर जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है। ठीक है, तो मीटर प्रति मिनट में जो चाल की आवश्यकता होती है वह सिर्फ अश्व शक्ति में होती है, क्योंकि अश्व शक्ति में जो चाल रखी जाती है वह मीटर प्रति मिनट में रखी जाती है। जबकि यदि खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब जब हम चाल रखते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में रखते हैं। ठीक है, और चूंकि सवाल में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए जो चाल होनी चाहिए वह किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो इसको हम पहले किलोमीटर प्रति घंटा बना लें। तो चूंकि यहाँ पर 100 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हमें भाग कराना पड़ेगा। ठीक है, छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई बनाते हैं तब हमें भाग कराना पड़ता है। तो चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए 100 बटा करेंगे 1000, तो यह बन जाएगा किलोमीटर। और बटे में है मिनट, इसे हमें बनाना है घंटा, तो यह हो जाएगा 1/60। तो मिनट की जगह पर बन जाएगा घंटा। तो 100 बटा 1000 तो ऊपर है तो यह तो ज्यों का त्यों रहेगा और यह पलट जाएगा, अर्थात 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें 60 ऊपर रखना पड़ेगा और 1000 को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें, तो देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 6। और जो प्रतिशत नष्ट समय है वह 10% दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसलिए 10 घंटे में जोते गए खेत का क्षेत्रफल। तो W का मान है 90 गुणे यश का मान आया है 6 और यच का मान 10 घंटे रखेंगे, क्योंकि यच जो होता है वह समय होता है और समय 10 घंटा दिया हुआ है इसलिए यच की जगह पर 10 रखेंगे और बटे में 1000, फिर गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय दिया हुआ है 10%। तो 486 बटा हो जाएगा 100। तो 486 को जब 100 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 4.86। और चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर में आता है इस सूत्र से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है प्राइमिंग की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा पंप के आवरक से वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्राइमिंग कहलाती है। और यदि इसके आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पंप को प्रारंभ करने से पहले उसके कैंसिंग में पानी को भर देते हैं जिससे उसके अंदर की वायु पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है। इस कार्य के लिए एक टोंटी का प्रयोग करते हैं जिसे प्राइमिंग टोंटी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात किस सीमा में होता है। तो इसका अनुपात 5:1 से 8:1 तक होता है। फिर अगला प्रश्न है डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात किस सीमा में होता है। तो इसका अनुपात 14:1 से 21:1 तक होता है। फिर अगला प्रश्न है जल भरा क्या है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा भूगर्भित रचना जिसमें जल भरा रहता है और जहां से वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है, जल भरा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कैम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा टैपेट। फिर अगला प्रश्न है जीवांश खाद का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवांश खाद का प्रयोग बुआई के बाद भी, परंतु सामान्यतः बुआई के पूर्व ही जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है खुला कुंड किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहर से भीतर जुताई करने पर अंतिम कुंड नाली के रूप में बचती है, जिसे खुला कुंड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है गन्ना पेरने के कोल्हू में प्रयुक्त बेलनों के नाम लिखिए। तो पहला होता है नर बेलन, दूसरा होता है कुचलने वाला बेलन, तीसरा होता है रस निकालने वाला बेलन। फिर अगला प्रश्न है गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किंग रोलर। फिर अगला प्रश्न है गियर शक्ति प्रेक्षण के क्या लाभ हैं? तो इसका पहला लाभ है कि शक्ति का ह्रास नहीं होता है, और दूसरा लाभ यह है कि कम स्थान की आवश्यकता होती है, और तीसरा इसका लाभ है कि विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त की जा सकती है, और चौथा लाभ है समांतर शाफ्ट पर शक्ति का प्रेषण इस पर गियर द्वारा किया जाता है। इसमें कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। इस पर 15 सेंटीमीटर की घिरनी लगी है। इसके द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है। इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, खा, गा चलाई जाती हैं। उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियां लगी हैं। इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। याद करिए कि काउंटर दंड पर किस किस माप की घिरनी के द्वारा का, खा, गा मशीनों को चलाया जाता है। तो सवाल कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। तो मान लेते हैं कि जो विद्युत मोटर में घिरनी लगी हुई है वह है यह, और इस घिरनी का जो व्यास है वह है 15 सेंटीमीटर, और इस घिरनी की जो चाल है वह है 1500 चक्कर प्रति मिनट। तो इस घिरनी के द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह है काउंटर दंड, और इस काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर व्यास की एक दूसरी घिरनी लगी हुई है। ठीक है, जो कि यह घिरनी इसके द्वारा चलाई जाती है। इसका मतलब यह है चालक घिरनी और यह है चालित घिरनी। तो इस घिरनी का जो व्यास है वह है 90 सेंटीमीटर। तो इस घिरनी के द्वारा इस घिरनी को पटे द्वारा चलाया जाता है। देखिए अब सवाल कह रहा है कि इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, खा, गा चलाई जाती हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक का मशीन है, यह खा मशीन है, यह गा मशीन है। तो मान लेते हैं कि तीनों मशीनों की घिरनियां का, खा, गा हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियां लगी हैं। मतलब मशीनों पर जो घिरनियां लगी हुई हैं, तो जो का वाली मशीन की घिरनी है तो इसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, और जो खा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 38 सेंटीमीटर, और जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। और इन घिरनियों की चाल भी दे रखा है, क्योंकि कह रहा है कि इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसकी चाल है 400 चक्कर प्रति मिनट। तो देखिए चूंकि 3 मशीनें चलाई जा रही हैं, तो इस काउंटर दंड पर 3 पुली भी लगी होंगी, क्योंकि उन्हीं पुलियों की सहायता से ही इन मशीनों को चलाया गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जा रही है, और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है, और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि इन तीनों घिरनियों का व्यास कितना है। तो चूंकि देखिए इन घिरनियों की ना ही चाल दे रखा है और ना ही व्यास दिया हुआ है, तो इन घिरनियों की चाल तो उतनी ही होगी जितनी की इस घिरनी की चाल है। तो देखिए चूंकि यह पहली घिरनी है तो इस घिरनी के व्यास को मान लेते हैं D1 और इसकी चाल को मान लेते हैं S1। तो देखिए हमें D3 ज्ञात करना है, D5 ज्ञात करना है और D7 ज्ञात करना है। ठीक है,
तो इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि चित्र बना लिया गया है तो सीधे सीधे लिखेंगे चित्रानुसार। तो चूंकि हमें इन घिरनियों की चाल की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले तो हम इस घिरनी की चाल पता कर लें। तो क्या हो जाएगा, S1D1 बराबर S2D2। तो S1 का मान है 1500 और D1 का मान है 15 सेंटीमीटर बराबर S2 का मान हमें ज्ञात करना है और D2 का मान दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें S2 ज्ञात करना है तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 90, यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1500 गुणा 15 बटा 90। तो S2 का मान आ जाएगा 250 चक्कर प्रति मिनट। अतः इन तीनों घिरनियों की जो चाल होगी वह 250 चक्कर प्रति मिनट ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए तो अब चूंकि इस घिरनी के द्वारा यह घिरनी चलाई जाती है इसलिए S3D3 बराबर होगा S4D4। तो बराबर 80, और चूंकि यह व्यास है और व्यास का मात्रक हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो इस घिरनी का व्यास तो पता चल गया जो कि आया है 80 सेंटीमीटर। अब हमें D5 ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, S5D5 बराबर हो जाएगा S6D6। तो D5 बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 250 अक्कम 250, 250 दूनी 500, तो यह हो जाएगा 38 दूनी 76। मतलब इस घिरनी का जो व्यास आया है वह आया है 76 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है D7। तो चूंकि यह लास्ट घिरनी का हम व्यास पता करने जा रहे हैं तो लिखेंगे तथा S7D7 बराबर S8D8। तो S7 का मान कितना हो जाएगा, 250। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा तो 25 8 200 होता है और है यह 400, तो 25 16 400 हो जाएगा। तो 16 तिया हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अतः इस घिरनी का जो व्यास आएगा वह 80 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का जो व्यास है वह 76 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का व्यास जो है वह है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब आप उन वीडियो को भी देख लें जिन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि पेपर में प्रश्न 100% फंस सकें।